हेलो फ्रेंड्स, मैं सीमांत राय आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग विद सीमांत में स्वागत करता हूं और ये आशा भी करता हूं कि मेरे द्वारा बनाए गए पिछले वीडियो में जिसमें हमने अधिगम के बेसिक्स के बारे में चर्चा की थी आपसे, निश्चय ही वो समझ में आपको आया होगा। जिस क्रम में हमने अधिगम को पढ़ा था, उसकी परिभाषाओं को पढ़ा था, समझा था और इसके बाद हमने अधिगम वक्र की चर्चा की थी कि वो क्या होते हैं और किन किन परिस्थितियों में उनका निर्माण होता है। आज हम उसी क्रम में आगे की तरफ बढ़ेंगे और आज हम देखेंगे और जानने का प्रयास करेंगे अधिगम के सिद्धांतों के विषय में। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है अधिगम के सिद्धांत, लर्निंग थियरीज। और आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे हमने उसको दो वर्गों में बांटा हुआ है, व्यवहारवादी सिद्धांत और संज्ञानवादी सिद्धांत। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आना चाहिए कि लर्निंग या अधिगम के इन सिद्धांतों को दो वर्गों में बांटने का आधार क्या था, किन आधारों पर, किस फैक्ट्स के आधार पर हमने इनको दो वर्गों में बांट दिया। तो यानी कि व्यवहारवाद और संज्ञानवाद का जो वर्गीकरण है उसका मूल आधार यह है कि जब भी एक व्यक्ति सीखने के लिए अग्रसर होता है तो वो कभी कभी क्या होता है कि कर्मेंद्रियों को ज्यादा महत्व देता है। कर्मेंद्रियां जो व्यवहार करने के लिए आवश्यक होती हैं और कभी कभी वो अपनी ज्ञानेंद्रियों को अधिक महत्व देता है। तो ध्यान ये देना कि कर्मेंद्रियों से हम करते क्या है, तो व्यवहार करते हैं। यानी कि सीखने की जिस प्रक्रिया में हम व्यवहार को अधिक महत्व देते हैं वो सीखना व्यवहारवादियों की तरह। और संज्ञानवादियों में कौन आता है, जिस भी सीखने की प्रक्रिया में हम अपने ज्ञानेंद्रियों को अधिक महत्व देते हैं। हमारे पास 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, इन पांचों की ज्ञानेंद्रियों को हम ज्ञान का द्वार बोलते हैं। मतलब ज्ञानेंद्रियां क्या करती हैं, वो ज्ञान को, जो ये बाह्य जगत में ज्ञान है, उस ज्ञान को या कह सकते हैं उन सूचनाओं को हम कहां तक लेके जाती है, ज्ञानेंद्रियां हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाती हैं और मस्तिष्क उन सूचनाओं पर क्या करता है, चिंतन मनन करता है और आपको एक निष्कर्ष तक पहुंचाने का प्रयास करता है। तो अगर हमारे सीखने की प्रक्रिया में ज्ञानेंद्रियां अधिक सक्रिय हैं तो समझे कि आप संज्ञानवाद की तरह सीख रहे हैं, संज्ञानवादियों की भांति सीख रहे हैं। और कहीं आपने कर्मेंद्रियों को अधिक महत्व दिया है, यानी आप व्यवहार को अधिक महत्व दे रहे हैं अगर सीखने में, तो निश्चय ही वो व्यवहारवादियों की तरह सीखना हुआ। तो इस क्रम में अगर हम देखें तो हमारा अधिगम का जो सिद्धांत है वो कितने भागों में बंट गया है, 2 भागों में बंट गया है। एक अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांत और एक संज्ञानवादी सिद्धांत। और हमारे जो सिलेबस, जो यूपी टेट या सुपर टेट के सिलेबस में आप देखेंगे कि अधिगम एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। अधिगम से अत्यधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसीलिए हमने अपने वीडियो में इस टॉपिक को चुना है। तो आइए देखते हैं कि यहाँ पे व्यवहारवादी सिद्धांतों में किन किन सिद्धांतों को हमें पढ़ना है। तो व्यवहारवादी सिद्धांतों में थार्नडाइक के एक सिद्धांत को पढ़ना है जिसका नाम क्या है, थार्नडाइक का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। नेक्स्ट है पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, गुथरी का समीपता का सिद्धांत, हल का प्रबलन सिद्धांत। ये जो 5 सिद्धांतों के नाम हमने आपके सामने लिखे हुए हैं, ये किसके अंतर्गत आएंगे, व्यवहारवाद के अंतर्गत। यानी अगर परीक्षाओं में आपसे ये पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन से व्यवहारवादी हैं, तो आप यहां से जान सकते हैं कि थार्नडाइक, पावलोव, स्किनर, गुथरी और हल ये क्या है, ये व्यवहारवादी हैं। और संज्ञानवाद में कौन कौन से लोग आते हैं, तो संज्ञानवाद के अंतर्गत हमने 3 सिद्धांतों को यहां लिखा है जो आपके पाठ्यचर्या में है, उसको देखते हैं। कोहलर का सूच का सिद्धांत, लेविन का क्षेत्र सिद्धांत और टालमैन का चिन्ह प्रत्याशा सिद्धांत। इन लोगों को हम संज्ञानवाद के अंतर्गत गणना करते हैं। अब यहां यह ध्यान देना है कि कोहलर और लेविन तो पूर्ण रूप से संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिक हैं, लेकिन टॉलमैन को बहुत सारे मनोवैज्ञानिक जो हैं वो संज्ञानवाद के अंतर्गत और व्यवहारवाद के अंतर्गत, दोनों के ही अंतर्गत रखते हैं। तो यानी कि ये दोनों, कोहलर और लेविन पूर्ण रूप से संज्ञानवादी हैं, लेकिन टॉलमैन आधे व्यवहारवादी माने जाते हैं और आधे संज्ञानवादी माने जाते हैं। अभी तक हमने ये समझा कि व्यवहारवाद के अंतर्गत किसको रखा जाएगा, जो व्यवहारों को अधिक महत्व देते हैं, या कह सकते हो जो व्यवहारों के आधार पर संबंधों का निर्माण करते हैं। किसके साथ संबंधों का निर्माण, किसी न किसी उद्दीपक के साथ संबंधों का निर्माण। मतलब कि जो व्यवहारवादी है वो क्या करते हैं, वो उद्दीपकों के साथ एक संबंध निर्मित करते हैं और वही सीखना होता है। इसे हम साहचर्य भी कह सकते हैं एक शब्दों में। तो व्यवहारवादी व्यवहार की सहायता से किसी उद्दीपक के साथ एक संबंध स्थापित करते हैं। वहीं दूसरी ओर संज्ञानवाद के अंतर्गत क्या होता है, उसमें वो अपनी ज्ञानेंद्रियों की सहायता से सूचनाओं को प्राप्त करते हैं और उनका मस्तिष्क उस पर क्या करता है,
तर्क करता है, चिंतन करता है, मनन करता है और उसे एक निष्कर्ष तक पहुंचाता है। तो अगर हम सीखने की प्रक्रिया में ज्ञान इंद्रियों को अधिक महत्व मानते हैं या महत्व दे रहे होते हैं या उसका अधिक प्रयोग कर रहे होते हैं, तो यानी कि आप संज्ञानवादियों की तरह सीख रहे हैं। और यदि कहीं आप अपनी कर्म इंद्रिय यानी व्यवहार को अधिक महत्व दे रहे होते हैं, तो आप व्यवहारवादी सिद्धांत के अनुसार सीख रहे हैं। तो व्यवहारवादियों के अनुसार सीखना मतलब कि व्यवहार के द्वारा किसी उद्दीपक के साथ साहचर्य स्थापित करना, संबंध स्थापित करना ही क्या होता है, सीखना होता है। उसमें कहीं भी चिंतन, मनन, तर्क वगैरह की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन संज्ञानवादियों में हमें पूर्ण रूप से चिंतन की आवश्यकता होती है, तर्क की आवश्यकता होती है, सूझ की आवश्यकता होती है, और उसी के आधार पर हम क्या करते हैं, अधिगम को कर पाते हैं। तो यानी कि अधिगम की प्रक्रिया में ये किसको महत्व देते हैं, अदा ज्ञान इंद्रियों को, और ये किसको महत्व देते हैं, तो ये कर्म इंद्रियों को। कर्म इंद्रियों से क्या होता है, व्यवहार होता है, और ज्ञान इंद्रियों से क्या होता है, हम अपने सेंस आर्गन की सहायता से या ज्ञान इंद्रियों की सहायता से सूचनाओं को अपने मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं। ठीक है, चलिए अब इसमें हम एक एक करके एक सिद्धांतों को पढ़ेंगे और शुरुआत करते हैं व्यवहारवादियों से। ठीक है, तो अब हम अध्ययन करेंगे किसका, व्यवहारवादी सिद्धांतों का, कि व्यवहारवादी सिद्धांतों के अंदर कौन कौन से। तो उसमें हम सबसे पहले थॉर्नडाइक को पढ़ेंगे। तो जान लेते हैं कि व्यवहारवाद के अंतर्गत आने के लिए किन किन शर्तों को फुलफिल करना आवश्यक है। तो देखिए, व्यवहारवादी जो एक विचारधारा है, इसमें उन्हीं लोगों को रखा जाएगा, मैंने पीछे ही बताया आपको, कि कौन लोग जो कर्म इंद्रियों की सहायता से सीखने पर अधिक बल देते हैं। ठीक है, तो कर्म इंद्रियों के साथ सीखने पर अधिक बल देते हैं, यानी कि व्यवहार को अधिक महत्व देते हैं। फिर हमने आपको कहा था कि व्यवहार की सहायता से किसी एक उद्दीपक के मध्य क्या करने का प्रयास करते हैं, साहचर्य या संबंध स्थापित करने का प्रयास करते हैं। तो यानी कि वहां तीन चीजें आई, एक व्यवहार, उद्दीपक और संबंध। तो जहां पे इन तीन चीजों को आप देखिए कि व्यवहार के द्वारा किसी उद्दीपक के बीच, व्यवहार और उद्दीपक बीच एक संबंध जब क्रिएट हो जा रहा है, तो वो जो एक प्रक्रिया है संबंध क्रिएट करने की, वो प्रक्रिया अधिगम कहलाएगी। तो यहाँ पे दो नए टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल में आ रही है। सबसे पहली टर्मिनोलॉजी है उद्दीपक। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें और इस सिद्धांतों को पढ़ना स्टार्ट करें, हम उद्दीपक और इसके साथ एक शब्द आता है अनुक्रिया, इन दो शब्दों को पहले समझ लेते हैं कि किसे कहते हैं उद्दीपक और किसे कहेंगे अनुक्रिया। उद्दीपक इंग्लिश में से हम स्टिमुलस बोलते हैं। उद्दीपक क्या होता है, तो बहुत ही सरल शब्दों में अगर हम ये कहें कि उद्दीपक वही होता है जो आपके व्यवहार को प्रभावित करता है, चाहे वो फिजिकली प्रभावित करे, शारीरिक रूप से करे या मेंटली करे। किसी भी रूप से अगर आप किसी वस्तु से, विचार से, व्यक्ति से प्रभावित हो रहे हैं, तो वह व्यक्ति, वस्तु और विचार क्या हो जाएंगे, उद्दीपक हो जाएंगे। और जब तक आप उनसे नहीं प्रभावित हो रहे हैं, तो वो नॉर्मल से व्यक्ति, वस्तु या विचार हो सकते हैं, वो उद्दीपक नहीं हो सकते हैं। यानी कि उद्दीपक वो जो आपके व्यवहार को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। जैसे कि अगर आप अपने मोबाइल में ये वीडियो देख रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, और आपका ध्यान कहीं और है, तो ये एक वस्तु है और उस वस्तु में चलने वाला एक वीडियो है, लेकिन आप उसके व्यवहार से प्रभावित नहीं हो रहे हैं, वो आपके ध्यान को आकर्षित नहीं कर पा रहा है, तो ये चीज आपके लिए उद्दीपक नहीं होगी। और जो चीज आपके लिए उद्दीपक नहीं होगी, वो आपके व्यवहार में परिवर्तन नहीं ला सकती है, और वो परिवर्तन नहीं ला सकती, इसका मतलब वो उद्दीपक आपके व्यवहार में अगर परिवर्तन नहीं ला सकता, तो वो आपके लिए अधिगम भी नहीं कारण बनेगा। यानी कि उद्दीपक ही अधिगम के लिए उत्तरदायी होते हैं। नहीं, उद्दीपक वो जो आपके व्यवहार को प्रभावित करने में समर्थ होते हैं, चाहे शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से। तो उद्दीपक समझ गए। अनुक्रिया क्या होता है, उद्दीपकों के प्रति जब भी हम कोई व्यवहार करते हैं, तो वो अनुक्रिया कहलाती है। अनुक्रिया क्या होती है, जब हम कोई उद्दीपक के प्रति जब कोई व्यवहार करते हैं, तो उसे हम कहते हैं अनुक्रिया, रिस्पॉन्स जिसे इंग्लिश बोलते हैं, रिस्पॉन्स। ठीक, तो उद्दीपक के प्रति जो किया गया व्यवहार होता है, उसे हम क्या कहते हैं, अनुक्रिया बोलते हैं। ठीक, तो यहां पे हम उद्दीपक को भी समझ गए हैं और अनुक्रिया को भी समझ गए हैं। और व्यवहारवादी सिद्धांत के जिन जिन मनोवैज्ञानिकों को रखा जाएगा, जिन जिन सिद्धांतों को रखा जाएगा, उसमें सबसे पहली शर्त क्या होती है कि उनका एक नारा है। व्यवहारवादी मानते हैं कि यदि उद्दीपक नहीं होगा तो अनुक्रिया नहीं होगी, तो बिना उद्दीपक के अनुक्रिया संभव नहीं है। तो पहली चीज इनका क्या है, व्यवहारवादियों का मानना है कि उद्दीपक नहीं तो अनुक्रिया नहीं। राइटिंग हमारी बहुत अच्छी नहीं है, तो आप लोग सुनते रहिएगा कि
कि उद्दीपक नहीं तो अनुक्रिया नहीं, ऐसी मान्यता किसकी है? तो व्यवहारवादियों की मान्यता है। दूसरी मान्यता क्या है? इनका मानना यह होता है कि अधिगम की प्रक्रिया में हम लगातार अपनी गलतियों को सुधारते सुधारते सीखते रहते हैं। यानी कि हम एक ही बार में किसी चीज को नहीं सीखते, बल्कि हम जब भी अधिगम की प्रक्रिया में होते हैं तो अपने व्यवहार में एक सुधार लाते रहते हैं, अपनी गलतियों में हम लगातार सुधार लाते रहते हैं और इस क्रम में हम धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते हैं। यानी कि इनके अनुसार जो सीखना होता है वो श्रृंखलाबद्ध होता है, एक क्रम में होता है। हम लगातार अपनी गलतियों से क्या होते हैं? सीख रहे होते हैं। जो व्यवहारवादी होते हैं वो सीखने में एक और चीज को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं, वो उसका नाम है पुनर्बलन। तो किन किन चीजों पे होगा? पुनर्बलनों को भी अधिक महत्व देते हैं। पुनर्बलन के आधार पे ही ये क्या करते हैं? उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में या व्यवहार के बीच में क्या करते हैं? संबंध स्थापित कराने का प्रयास कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे हम दो चीजों को सीखे हैं कि उद्दीपक क्या होता है, अनुक्रिया क्या होती है। उसके साथ हमने सीखा कि ये किन किन चीजों को स्वीकार करते हैं। तो सबसे पहली बात उनको कहते हैं कि उद्दीपक नहीं तो अनुक्रिया नहीं, ऐसा इनका नारा है। ये करते हैं पुनर्बलन को अधिक महत्व देते हैं। ये कहते हैं सीखने की प्रक्रिया में पुनर्बल अत्यधिक उपयोगी होते हैं। तो इन चीजों पर ये जोर देने वाले हो। अब ऐसी चीजों को जिन भी जगह आप देखेंगे तो आप समझ जाइएगा कि यहाँ पे निश्चय ही ये कौन सी विचारधारा है, तो व्यवहारवादी विचारधारा है। और इस क्रम में जो सबसे पहला सिद्धांत आज हम आप लोगों के सामने लाएंगे उसका नाम है थॉर्नडाइक के द्वारा प्रस्तुत किया गया उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, जिसे अन्य भी नामों से जानते हैं हम। तो उसका नाम क्या हो गया? उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। कि अभी हमारा मुख्य टारगेट है कि आगामी जो परीक्षा है 23 जनवरी यूपी टेट की, उसके होने तक हम आपको यूपी टेट के सिलेबस से समझ जितने भी बाल मनोविज्ञान या मनोविज्ञान से जो भी टॉपिक आपके सिलेबस में है उसको हम जल्दी जल्दी से कवर कर लें। इसलिए बहुत विस्तार में जाकर हम उसको अध्ययन नहीं करेंगे, लेकिन एक समझ विकसित करनी है किसी भी सिद्धांत के प्रति, किसी भी एक अवधारणा के प्रति। उतना ही करके हम धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो सबसे पहला आपको क्या मालूम होना चाहिए कि उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, ये सिद्धांत को देने वाले कौन है? तो थॉर्नडाइक है। तो थॉर्नडाइक महोदय ने क्या दिया है? उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत दिया हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं कि उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत ही इनका नाम क्यों पड़ा, क्यों थॉर्नडाइक के द्वारा दिया अधिगम का सिद्धांत नाम उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत पड़ा? क्योंकि निश्चय ही इन्होंने इन दो शब्दों को लेकर या इन दो तथ्यों को लेकर कुछ न कुछ समझाने का प्रयास किया होगा। तो थॉर्नडाइक ने अपने अधिगम के सिद्धांत को प्रस्तुत करने के लिए एक छोटा सा प्रयोग किया। उन्होंने एक बिल्ली को एक पिंजरे में बंद कर दिया। मान लीजिए यहां वो बिल्ली है, एज्यूम कर लीजिएगा कि ये बिल्ली ही है। तो इस बिल्ली को उन्होंने क्या किया? एक पिंजरे में बंद कर दिया। और पिंजरे में बंद बिल्ली भूखी भी थी, यानी कि उन्होंने पिंजरे के अंदर एक भूखी बिल्ली को बंद कर दिया और बाहर उसके सामने प्लेट में उन्होंने एक क्या किया? एक मछली को रखा। अब यहाँ पे पिंजरे में बंद बिल्ली जो पहले से ही भूखी थी, उसे खाने की आवश्यकता थी, और सामने क्या रख दिया गया? उन्होंने मछली रखा। अब क्या हुआ? वो बिल्ली जो अंदर थी वो इस मछली को देख रही थी। अब देखने के बाद उसका व्यवहार इसके द्वारा क्या हुआ? प्रभावित हुआ। इन द सेंस ये मछली क्या हो गई? उद्दीपक हो गई। तो कंफर्म ये मछली क्या हो गई? उस बिल्ली के लिए एक उद्दीपक का काम कर रही है, जिसके कारण वह बिल्ली जो भी शांति से अंदर बैठी हुई थी उसके अंदर क्या हुआ? एक व्यवहारिक परिवर्तन मिला। अब वो तुरंत ही बाहर आने के लिए प्रयास करना उसने प्रारंभ कर दिया। तो आपने कहावत सुनी होगी कि जब बाहर आने के लिए उसने प्रयास करना शुरू किया और दरवाजा बंद मिला, तो बिल्ली जो बहुत भूखी थी तो वो तो गुस्सा ही आएगा ना। तो उस गुस्से में उसने क्या किया? और खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, उसने इस बंद पिंजरे के चारों तरफ घूम घूम के सारे पिंजरे के जो ये रॉड देख रहे हैं उसको उसने खींचना प्रारंभ किया, पैरों से उसको मारना प्रारंभ किया। और इस पूरे जद्दोजहद के अंतर्गत एक संयोग से एक ऐसे खटका लगा हुआ था क्योंकि जानबूझकर रास्ते में लगाया गया था कि कभी न कभी अचानक से कह सकते तुक्के बस
संयोग बस आप कह सकते हैं कि बिल्ली का पैर उससे पड़ ही जाता है। तो बहुत सारी क्रियाओं के बाद, मतलब बहुत सारे उछल कूद के बाद बिल्ली का पैर संयोग बस कह सकते हैं, संयोग बस इस खटके में पड़ा और अचानक से क्या हुआ, दरवाजा खुल गया। दरवाजे के खुलते ही वो भूखी बिल्ली आई और मछली को उसने खाया, अपनी भूख मिटाई। इस प्रक्रिया में वास्तव में उसको जो थॉर्नडाइक सिखाना चाह रहे थे, तो हमको तो लगा सीख गई वो बिल्ली, निश्चय अगर वो बाहर आ गई तो उसको बाहर आना उसने सीख लिया। लेकिन ये देखने के लिए कि क्या बिल्ली ने सही सीखा, थॉर्नडाइक ने उस बिल्ली को कुछ देर के बाद फिर से अंदर बंद कर दिया। एक छोटी सी मछली को खाने के बाद बिल्ली का पेट थोड़ी भर जाएगा, हाँ थोड़ी देर के लिए राहत मिली उसे, लेकिन जब उसके अंदर फिर से भूख ने अपना कार्य करना शुरू किया तो थॉर्नडाइक ने फिर से एक मछली का टुकड़ा बाहर ला के रखा। बिल्ली ने फिर उसे देखा और फिर से वो बाहर आने के लिए तड़प उठी। यानी कि मछली ने उसके व्यवहार को प्रभावित किया है। अभी वो शांति से बैठी हुई थी, लेकिन अभी वो क्या होगी, क्रियाशील हुई। किस लिए? बाहर आने के लिए। यानी फिर से मछली क्या हुई इसके लिए, उद्दीपक। और उसका व्यवहार क्या हो रहा है, फिर से वो चारों तरफ उछल कूद करना शुरू की। यानी कि अभी भी वह खटके को पहचान नहीं पाई थी, लेकिन बाहर तो आई। तो फिर ऐसा क्या हुआ, क्या सीखा फिर उसने पिछले अपने अभ्यासों से? तो उसने रिकॉग्नाइज किया क्या कि उस पूरे जद्दोजहद के बीच में कुछ ऐसे चीजों को उसने पॉइंट आउट कर लिया। उसने ये पॉइंट आउट कर लिया कि इस पीछे वाले क्षेत्र में जो ये रॉड लगे हुए हैं, इसके पास उछलने कूदने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। क्योंकि जब ये दरवाजा खुला था तो मैं कहीं इधर उछल कूद रही थी, ऐसा बिल्ली ने सोचा। ऐसा हमको कैसे मालूम चला? ये इस तरह से मालूम चला क्योंकि बिल्ली अब इधर कूदना छोड़ के केवल इस तरफ कूदना शुरू कर रही थी। और इस तरह की कूदने की प्रक्रिया में क्या हुआ, फिर से संयोग से ये खटका दबा और दरवाजा खुल गया, बिल्ली बाहर आई, मछली को खाई। लेकिन इस प्रक्रिया को थॉर्नडाइक ने फिर से अप्लाई किया उसके ऊपर और देखा कि अब की बार भी बिल्ली ने उस खटके को नहीं दबाया, बल्कि उसने कुछ और क्षेत्र चिन्हित किए और उस क्षेत्रों को उसने क्या किया, उछल कूद से बाहर रखा। तो अगले वाले टर्म उसने क्या किया, अब जैसे वो यहां नहीं कूद रही थी, अब वो यहां भी नहीं कूदती, वो इधर कुछ कूदना शुरू की। तो 5-7 प्रयासों के बीच में फिर से संयोगवश उसने इस खटके को दबाया और क्या हुआ, वो बाहर आ गई। तो इस प्रक्रिया को बार बार करते करते क्या वो लगातार क्या कर रही थी, कहां से उसको सफलता नहीं मिल रही, उस क्षेत्र को छोड़ती चली जा रही थी। इसका मतलब किन को छोड़ रही थी, अपनी त्रुटियों को, अपने द्वारा की गई गलतियों को वो कम कर रही थी। और एक दिन ऐसा आया कि कम करते करते ये समझ गई कि यही वो चीज है जिसको दबा देने से क्या होता है, दरवाजा खुल जाता है। तो अधिगम हुआ। लेकिन इस अधिगम की प्रक्रिया में क्या प्रोसेस आया, इस उद्दीपक को देखकर व्यवहार किया और अंत में क्या हुआ, उस उद्दीपक और एक व्यवहार के साथ उसका संबंध स्थापित हो गया। किस उद्दीपक के साथ, इस मछली का किस व्यवहार के साथ, जो उसने इसको टिक किया था या इसको दबाया था। तो यहां पे संबंध किसके बीच है, इस वाले व्यवहार के बीच में, बिहेवियर के बीच में, और किस वाले उद्दीपक के बीच में, इस मछली के बीच में। तो इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड या कहते हैं एक बंधन क्रिएट हुआ, जिसे थॉर्नडाइक ने SR बॉन्ड की संज्ञा दी है। SR बॉन्ड, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, उद्दीपक अनुक्रिया बंधन, स्टिमुलस रिस्पॉन्स बॉन्ड, यानी कि उद्दीपक अनुक्रिया बंधन। तो थॉर्नडाइक ने इस रूप में अपनी परिभाषा प्रस्तुत की, अपने सिद्धांत को परिभाषित किया। उन्होंने कहा कि इस सिद्धांत के अनुसार जब कोई उद्दीपक किसी जीव मतलब बिल्ली के सामने प्रस्तुत किया जाता है तो वो उसके प्रति अनुक्रिया करती है, और अनुक्रिया के सही अथवा संतोषजनक होने पर उसका संबंध, किसका संबंध, उसके व्यवहार का संबंध उस विशेष उद्दीपक के साथ हो जाता है। और उस संबंध को उन्होंने एक नाम दिया, उद्दीपक अनुक्रिया बंधन। और बंधन बनने की इस प्रक्रिया को उन्होंने क्या कहा, अधिगम कहा। तो चूंकि इस बंधन को ही उन्होंने अधिगम का नाम दिया है, इसीलिए इस सिद्धांत को हम क्या नाम देते हैं, हम कहते हैं कि यह संबंधवादी सिद्धांत है। तो इसी के कारण उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत को हम क्या नाम दे सकते हैं, संबंधवाद का सिद्धांत। संबंधवाद का सिद्धांत एक नाम हो गया। चूंकि SR बॉन्ड, ये संबंध किसके बीच होता है, उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में, तो इसका एक और नाम क्या हो गया, SR बॉन्ड थियरी, उद्दीपक अनुक्रिया बंधन सिद्धांत। और इसने किया क्या, इसने अपनी त्रुटियों को कम किया
और वो त्रुटियों को कैसे कम किया? बार बार प्रयास करते करते अपने त्रुटियों को पहचाना और त्रुटियों को कम करना शुरू कर दिया। इसीलिए हम इसे क्या करते हैं? प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत भी इसका एक नाम है। तो इसका एक और नाम क्या हो गया? प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, जिसे हम प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत भी कहते हैं। तो इस रूप के इसके कितने नाम हो गए? उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया बंधन सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत। इन सभी को हम किसके स्थान प्रयोग ला सकते हैं? उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के स्थान पे। तो अगर आपसे कोई भी एक नाम देके पूछे कि ये सिद्धांत किसने दिया है, तो आप जान सकते हैं कि वो सिद्धांत किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने दिया है। तो कितने नाम हो गए? उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, एसआर बॉन्ड थ्योरी या उद्दीपक अनुक्रिया बंधन सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत या प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने दिया है। और इस प्रक्रिया में उन्होंने अपने सिद्धांत को और अधिक स्पष्ट करने के लिए क्या किया? अधिगम के कुछ मुख्य नियम और कुछ गौण नियमों को भी प्रस्तुत किया है, जिनसे अत्यधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए उसको भी देख लेते हैं जल्दी से। तो आपने समझा कि सिद्धांत क्या है, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। तो थॉर्नडाइक एक बार फिर से उसको रिवाइज करें ताकि आप अच्छे सुन लें कि थॉर्नडाइक के अनुसार जब भी किसी उद्दीपक को किसी जीव के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है तो वह उसके प्रति अनुक्रिया करता है, और अनुक्रिया के सही अथवा संतोषजनक होने पर उसका संबंध उस विशेष उद्दीपक से हो जाता है। उद्दीपक अनुक्रिया के बीच बने इस बंधन को ही उद्दीपक अनुक्रिया बंधन कहते हैं, और तथा इस बंधन के बनने की प्रक्रिया को अधिगम कहते हैं। ठीक, कोई दिक्कत? जब भी आप सिद्धांतों को पढ़ा करिए तो उसके एक एक वर्ड को, उस जिस भी सिद्धांत में वो जो एक उदाहरण दिया गया होता है या जो प्रयोग किया गया होता है, जैसे इसमें बिल्ली को जो प्रयोग किया गया है, उसको महसूस किया करिएगा कि ये उद्दीपक क्या है, वो व्यवहार कौन सा था, कैसे संबंध स्थापित। तो आपको वो चीज़ें कभी भूलेंगी नहीं, क्योंकि मनोविज्ञान एक ऐसा विषय है जो हमारे व्यवहार का अध्ययन करता है। तो यानी जो भी कुछ चीज़ें यहाँ लिखी गई हैं वो व्यवहार में दिखी, इसलिए लिखी गई हैं। तो जब व्यवहार में दिखी हैं तो हमारा एक मुख्य उद्देश्य ये भी है कि हम आपको ऐसा पढ़ाएं कि उसके एक एक तथ्य को आप उन व्यवहारों से जोड़ सकें जिन्हें आप समाज में देखते हैं, अपने में देखते हैं, और तब वो चीज़ें कभी नहीं भूलेंगे। चलिए आते हैं हम उसके अगले टॉपिक पे। उन्होंने किसका जिक्र किया? थॉर्नडाइक ने मुख्य नियम और गौण नियम दिए। किसके लिए? अपने सिद्धांत को और बेहतर समझाने के लिए। तो कितने मुख्य नियम दिए? तो हमने देखिए लिखा है मुख्य नियम कितने दिए? 3, और गौण नियम कितने दिए? 5। तो परीक्षा में सबसे पहले तो यही पूछ लिया जाता है कि थॉर्नडाइक के मुख्य नियमों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? 3 मुख्य नियम। प्राइमरी लॉज कितने हैं भैया? 3 है। और सेकेंडरी लॉज कितने हैं? तो 5 है। अब इन 3 मुख्य नियमों के नाम क्या क्या हैं? तत्परता, अभ्यास और प्रभाव का नियम। इनका कोई क्रम नहीं है, ये नहीं आपसे पूछेगा कभी कि मुख्य नियम, पहला मुख्य नियम, दूसरा मुख्य नियम, तीसरा। आप किसी को भी ऊपर नीचे कर सकते हैं। हमने यहाँ पे सहूलियत के लिए केवल तत्परता को सबसे पहले रखा है, क्योंकि तत्परता का ही वो नियम है जिसमें आगे चल के कोई संशोधन करने की आवश्यकता थॉर्नडाइक को नहीं पड़ी थी। बाकी की जो नीचे के 2 मुख्य नियम है इनमें संशोधन करना पड़ा था। तो इसलिए हमने तत्परता को प्रथम स्थान दिया है और इन दोनों को दूसरा और तीसरा स्थान दिया है। ठीक है, इधर देखते हैं गौण नियमों की संख्या कितनी है? तो 5। कौन कौन से हैं? बहुवचन क्रिया, सादृश्यता का नियम, आंशिक क्रिया, मनोवृत्ति का नियम, सहचर्यात्मक रूपांतरण का नियम। अब यहां पे हम बारी बारी से चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। तो अभी यहां तक आपका 2-3 क्वेश्चन तैयार हो गया कि थॉर्नडाइक के मुख्य नियमों की संख्या कितनी है? 3। कौन कौन से हैं? तत्परता, अभ्यास और प्रभाव। क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य नियम नहीं है? तब बता सकते हैं इनके अलावा कोई होगा तो मुख्य नियम नहीं है। उसी तरह से गौण नियमों की संख्या पूछेगा तो 5। कौन कौन से हैं? तो ये, इनके अलावा कोई और रहेगा तो गौण नियम नहीं है। जैसे पूछ दे निम्नलिखित में से गौण नियम कौन नहीं है? बहुवचन क्रिया, सहजता, आंशिक क्रिया का नियम, इसमें तत्परता भी लाके जोड़ दिया तो आप समझ जाएंगे कि तत्परता मुख्य नियम है। तो इस ढंग से हम चीजों को समझ सकते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछता है कभी कभी कि बताइए वो कौन सा मुख्य नियम है जिसमें संशोधन नहीं करना पड़ा था? तो वो कौन सा है? तत्परता का नियम। अब हम इसमें एक एक बिंदु को अच्छे से समझ लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं तत्परता के नियम से। तत्परता मतलब क्या होता है? रेडीनेस। तत्परता मतलब किसी काम को करने के लिए
तत्पर होना, क्रियाशील होना। मतलब होता ना कि कभी कभी जब बच्चे क्या किस काम को करने में बहुत ज्यादा क्रियाशील होते हैं, वीडियो गेम खेलने में, मोबाइल गेम खेलने, पबजी दे दिया जाए तो उनकी क्रियाशीलता बढ़ जाती है। तो यानी कि वो ऐसा क्यों करते हैं कि पबजी के खेलने के टाइम पर उनकी क्रियाशीलता क्यों बढ़ जाती है? अगर उनसे कह दिया जाए कि आज शाम को 3 बजे से पबजी खेलने के लिए मोबाइल मिलेगा, तो वो 3 बजे से पहले ही तैयार होकर बैठ जाते हैं, या उनका पूरा एकदम मनोवृत्ति सेट हो जाती है कि बस जल्दी से मिले और हम खेलना शुरू करें। लेकिन कह दिया जाए कि 3 बजे आपकी मैम आएंगी पढ़ाने के लिए, तब उनकी क्रियाशीलता नहीं रहती है। कभी पेट दुखने लगता है, तो कभी उनको भूख लग जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बच्चों की ज्यादा रुचि खेलने में है। तो हमको क्या करना है, अगर हमें किसी को, व्यक्ति को सीखने के लिए तत्पर बनाना है, तो उस विषय वस्तु को उनकी रुचियों के साथ जोड़ देना पड़ेगा। अगर कोई शिक्षक ये करने में समर्थ हो जाता है कि किसी पाठ्य वस्तु को पढ़ाने से पहले उसको उसकी रुचियों से जोड़ दे, तो समझ जाइए कि वो अधिगम निश्चय ही बेहतर होगा, क्योंकि हम उसमें खुद एक्टिव होंगे। आप बच्चों को देखिए, वो कुछ ही दिनों के अंतर्गत मोबाइल के सारे फंक्शन को चलाना सीख जाते हैं, क्योंकि उसमें उनकी रुचि होती है। वही किताबों में उनकी रुचि नहीं अगर लगती है, तो वो देर में सीखते हैं। ABCD लिखना, अल्फाबेट्स लिखना बहुत देर में सीखते हैं। लेकिन वही मोबाइल 2-3 दे दीजिए, आपसे ज्यादा सीख जाएंगे। इसका कारण क्या? रुचि बहुत बड़ी। तो रुचि ही क्या करती है? उसके अंदर तत्परता को जन्म देती है, और ये तत्परता क्या करती है? उसके सीखने को अधिक प्रभावशाली और अस्थायी बना देती है। तो थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया जो ये पहला नियम है, उन्होंने उसमें कहा क्या कि यदि कोई व्यक्ति किसी विषय वस्तु को सीखने के लिए तत्पर है, तो उसका अधिगम जो होगा वो प्रभावशाली भी होगा और अस्थायी भी होगा। कोई गलत बात नहीं है, गलत बात नहीं है। इसीलिए इस नियम की कोई आलोचना भी नहीं हुई, और इसीलिए इस नियम को संशोधन नहीं करना पड़ा। तो तत्परता का संबंध किससे जोड़ लिया जाए? रुचियों से जोड़ लिया जाए। बहुत सारी चीजों से जोड़ सकते हैं। तो रुचि हो सकता है, अब हम कह सकते हैं उसकी मनोवृत्ति एक तरह से, या मनोस्थिति कह सकते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि तत्परता का संबंध बालक की मनोस्थिति से होता है, मनोस्थिति से होता है। ठीक है, तो तत्परता क्या है? नियम समझ गए आप लोग? तत्परता का मतलब, इस नियम का क्या मतलब हुआ कि यदि कोई व्यक्ति सीखने में तत्पर है, तो वह सीखना उसका अपेक्षाकृत अस्थायी और प्रभावशाली होगा। दूसरे पाइए, ठीक उसी तरह से इसको भी परिभाषित करिए, अभ्यास का नियम। अच्छा, अभ्यास का मतलब क्या होता है? जब भी हम अभ्यास की बात करते हैं तो आप लोगों के मन में क्या आता है? पुनरावृत्ति ना, प्रैक्टिस। पुनरावृत्ति मतलब अभ्यास। पुनरावृत्ति का मतलब क्या होता है? किसी भी व्यवहार को बार बार करना। वो आपने सुना होगा कहावत कि रसरी आवत जात से जड़मत हो सुजान, ये सुना होगा आप लोगों ने। मतलब एक ही काम को बार बार करते कब तक नहीं आएगा, सही आ ही जाता है। तो उन्होंने कहा इसको, जैसे इसको परिभाषित किया, उसको सेम उसी तरह इसको परिभाषित करिए कि अभ्यास का नियम क्या कहेगा कि यदि कोई व्यक्ति किसी कार्य को बार बार अभ्यास करता है या बार बार उसकी पुनरावृत्ति करता है, तो वह अधिगम क्या होगा? अपेक्षाकृत अस्थायी भी होगा और प्रभावशाली भी होगा। तो इसमें गलत क्या हो गया जिसे बाद में इनको संशोधन करना पड़ा? हमने आपको पहले ही बताया है कि तत्परता को छोड़कर दोनों मुख्य नियमों में संशोधन करना पड़ा। तो इसमें तो भाई कोई दिक्कत नहीं, चलो ठीक है। लेकिन दूसरा भी तो सही ही कह रहा है ना कि यदि किसी व्यक्ति के द्वारा कोई व्यवहार बार बार किया जाएगा, हम उसकी बार बार पुनरावृत्ति करेंगे, तो वह अधिगम जो होगा उसके द्वारा वो अस्थायी भी होगा और क्या होगा? वो प्रभावशाली भी होगा। तो गलती कहाँ थी? तो मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि गलती यहाँ है कि यदि हम किसी व्यवहार को एज इट इज बार बार दोहराते चले गए, तो हमारे व्यवहार में परिवर्तन कैसे होगा? अगर बिल्ली ने प्रथम बार जितनी धमा चौकड़ी मचाई थी उस पूरे अपने पिंजड़े के अंतर्गत, जितने व्यवहार उसने दिखाए थे, आने के बाद अगर उन्हीं व्यवहारों की पुनरावृत्ति वो फिर से की होती, यानी फिर से उतनी गलतियों को उसने किया होता और आने वाले प्रयासों में बार बार वो उतना ही प्रयास करे, तो क्या अधिगम होता? नहीं होता। क्या वो अपनी गलतियों कम कर पाती? नहीं कर पाती। तो कैसे कम किया जाता है? कम इस तरह से किया कि हाँ, अभ्यास तो करते हैं, लेकिन हम उसमें कुछ संशोधन भी करते हैं, परिमार्जन करते हैं अपने व्यवहारों का, यानी कि अपनी त्रुटियों को रिकॉग्नाइज करके उनको दूर करते रहते हैं। और इस प्रक्रिया में हमारा व्यवहार बदलता रहता है और हम लगातार बेहतर 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 होते चले जाते हैं। तो यहां पर उन्होंने बस एक गलती की थी, ये नहीं कहा था
कि व्यवहारों की पुनरावृत्ति से काम नहीं चलेगा, बल्कि परिमार्जन युक्त व्यवहार परिवर्तन होने चाहिए। यानी कि जो अभ्यास होना चाहिए, जो पुनरावृत्ति होनी चाहिए, उसमें क्या एक चीज जोड़ना चाहिए था? परिमार्जन। हम एज इट इज व्यवहारों की पुनरावृत्ति नहीं करेंगे, बल्कि उन व्यवहारों में संशोधन करके फिर से उसकी हम पुनरावृत्ति करेंगे या फिर से उसका अभ्यास करेंगे। तो उन्होंने बाद में इसमें संशोधन किया। अच्छा, बाद में कब संशोधन किया? सन 1930 के बाद। इस तरह से अगर हम देखें ना तो इनका जो नियम है, इनका जो सिद्धांत है, वो 1930 के पहले और 1930 के बाद दो भागों में विभक्त है। 1930 के पहले जो किया था उसमें कुछ में संशोधन करना पड़ा था। तो अभ्यास का नियम जो उन्होंने पहले दिया था वो क्या था कि यदि कोई व्यक्ति किसी विषय वस्तु का या किसी व्यवहार का बार बार अभ्यास करता है तो अधिगम क्या होगा? प्रभावशाली भी होगा और स्थायी भी होगा। फिर संशोधन करना पड़ा। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक चीज नहीं कहा था कि जो पुनरावृत्ति है या जो अभ्यास है, जो बार बार वो बच्चा प्रैक्टिस कर रहा है, उसमें क्या होना चाहिए? संशोधित होना चाहिए। वो परिमार्जन युक्त पुनरावृत्ति होनी चाहिए या परिमार्जन युक्त अभ्यास होना चाहिए, तब उससे अधिगम अस्थायी भी होता है और प्रभावशाली भी होता है। तो संशोधन करना पड़ेगा इसमें। प्रभाव का नियम क्या कहता है? प्रभाव मतलब क्या होता है कि जब भी हम कोई काम करते हैं तो उसका एक परिणाम हमारे सामने आता है और वो परिणाम क्या करता है? हमारे व्यवहार को प्रभावित करता है। अच्छा परिणाम है तो भी प्रभावित, बुरा परिणाम है तो भी प्रभावित। यानी कि इस प्रभाव के नियम का संबंध किससे होगा? सीधे सीधे परिणामों से। प्रभाव, तो फिर प्रभाव का नियम क्या रहा होगा उनके समय में? तो 1930 के पहले जब थॉर्नडाइक ने अपने इस नियम को प्रस्तुत किया तो उन्होंने कहा कि जिस भी सीखने का जो प्रभाव होता है बेहतर होता है, उसमें सीखना भी क्या होता है? अस्थायी और प्रभावशाली होता है। और जिसमें प्रभाव जो होता है वो अच्छा नहीं होता या संतोषजनक नहीं होता है, वो परिणाम अगर अच्छे नहीं है तो फिर सीखना क्या होगा? अस्थायी भी होगा और अप्रभावशाली होगा। तो इसमें गलती कहाँ है? गलती है कभी कभी जब भी हम कोई भी चीज सीखने के लिए आगे बढ़ते, जरूरी थोड़ी कि सीखते समय में मजा ही आता है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिनको सीखने में हमें मजा नहीं आता है। कभी कभी हम बोर भी होते हैं, कभी कभी हम मजबूरी उन चीजों को पढ़ने का प्रयास करते हैं। जैसे आप यूपी टेट की ही तैयारी कर रहे हैं या सी टेट की तैयारी या सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको इसमें से अलग अलग विषयों को चुनना पड़ता है या पढ़ना पड़ता है। चुनना नहीं पड़ता बल्कि मजबूरी में पढ़ना पड़ता है। लैंग्वेज के नाम पर आपको हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत सब कुछ पढ़ना पड़ता है, जिसे आप बीए में ऑलरेडी छोड़ चुके हैं या यूजी में छोड़ चुके हैं अपने। साइंस के बच्चे तो इंटर के बाद ही छोड़ देते हैं। तो यानी कि हमारा संबंध इन लैंग्वेज से तो नहीं है, कम से कम तीनों से तो नहीं ही है। लेकिन जब हम सुपर टेट की तैयारी करते हैं तो हमको हिंदी भी पढ़ना है, संस्कृत भी पढ़ना है और इंग्लिश भी पढ़ना है। हिंदी हमारी मातृभाषा, इंग्लिश ट्रेंड में है, तो इंग्लिश और संस्कृत में से कि कोई एक ही ऐसी भाषा होती है जो हमको थोड़ी बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि हमारी मदर टंग तो है नहीं। लेकिन फिर भी क्या हम उसको नहीं पढ़ते हैं, या क्या हम जब उसको पढ़ते हैं तो वो चीज़ें हमें समझ में नहीं आती हैं? एकदम आती हैं। भले ही पढ़ते समय हमको अच्छा नहीं लगता है, लेकिन वो उसके पढ़ने के बाद, बार बार अभ्यास करने के बाद, लोगों के समझाने के बाद कहीं ना कहीं वो विषय वस्तु हमें धीरे धीरे आना शुरू हो जाती है। हमारी समझ उनके प्रति विकसित होने लगती है, यानी हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है। यानी कि जरूरी नहीं होता है कि वह सीखना ही प्रभावशाली हो जिसका परिणाम बेहतर हो, या वह सीखना ही प्रभावशाली हो जिस सीखने की प्रक्रिया में हमें सुखद अनुभूति होती है। कभी कभी कष्टप्रद अनुभूतियों में भी सीखना होता है, अधिक हो कम हो ये मैटर नहीं है, लेकिन होता है। तो ये थॉर्नडाइक का कहना कि कष्टप्रद परिस्थितियों में अधिगम जो होता है वो नहीं होता है, ये गलत था। तो 1930 के बाद उन्होंने फिर से अपने इस नियम में संशोधन किया और कहा कि सुखद परिस्थितियों में सीखना, यानी कि वह सीखना जिसकी अनुभूतियां कैसी होती है? सुखद होती हैं, उसमें जो हमारा अधिगम होता है वो प्रभावशाली भी होगा और अस्थायी भी होगा। फिर आगे उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा आगे, परंतु कष्टप्रद परिस्थितियों में अधिगम अस्थायी हो यह आवश्यक नहीं है। तो इस प्रकार से हमको किसमें संशोधन करना पड़ा? अभ्यास के नियम में और प्रभाव के नियम में। किसमें संशोधन नहीं करना पड़ा? तत्परता के नियम में। अधिकांश जो प्रश्न पूछे जाते हैं टेट और सुपर टेट में, उसमें इतना डिटेल जाने की आवश्यकता नहीं होती, सीधे सीधे पूछते हैं मुख्य नियम कितने हैं, किसमें संशोधन हुआ, तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत होगी तो आप हमें निश्चित रूप से कमेंट करिएगा, हम आपकी समस्याओं को दूर करने का प्रयास करेंगे। आते हैं गौड़ नियमों के ऊपर। जल्दी से टॉपिक को खत्म करना है, वीडियो पहले ही काफी लंबा हो चुका है। गौड़ नियम सेकेंडरी लॉज, इनकी संख्या कितनी है? तो 5 है। अब यहाँ पे हम एक एक को उठाएंगे और देखने का प्रयास करें क्या हमने ऐसा कभी महसूस किया है। तो पहला क्या है? बहु अनुक्रिया का नियम।
इसमें दो चीजों का प्रयोग किया गया, बहु का भी प्रयोग किया गया, अनुक्रिया का भी प्रयोग किया गया है। बहु का मतलब क्या होता है? बहुत सी। अनुक्रिया मतलब हमने समझाया है कि वो दीपक के प्रति जो व्यवहार करते हैं वो अनुक्रिया है। तो उस बिल्ली को जरा देखिए जो एक पिंजरे में बंद थी, जब उसके सामने वो दीपक आया तो उसने क्या किया? बहुत सारी अनुक्रियाओं को किया। लेकिन अगर आपसे पूछे कि वो अनुक्रियाओं को बिल्ली ने कब तक किया, क्या वो लगातार केवल दौड़ती रही दौड़ती रही दौड़ती रही? नहीं, ऐसा एकदम नहीं था। वो उस क्षण पे जाके रुक गई जहां पे उसका दरवाजा खुल गया। तो बस वही है बहु अनुक्रिया का नियम। बहु अनुक्रिया का नियम क्या कहता है? बहु अनुक्रिया के नियम के अनुसार एक जीव तभी तक भिन्न भिन्न अनुक्रियाएं करता रहता है जब तक कि उसे सफलता न मिल जाए। यही क्या है? बहु अनुक्रिया का नियम है। यानी हम लगातार भिन्न भिन्न अनुक्रियाएं करते रहते हैं और जब हमको सफलता मिल जाती है तो हम अनुक्रिया करना बंद कर देते हैं। यानी कि इस नियम के अनुसार अगर हम अधिगम की प्रक्रिया में व्यवहारिक प्रयोग की बात करेंगे तो निश्चित रूप से यह नियम यही कहेगा कि भैया जो अधिगम की शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में हमें अपने बच्चों को स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। क्या करने के लिए? भिन्न भिन्न व्यवहार करने के लिए। हम उनके सामने कोई समस्या को प्रस्तुत करें, फिर उन्हें स्वतंत्र रूप से व्यवहार करने के लिए छोड़ दें, ताकि वो अपनी गलतियों को करें, फिर गलतियों से धीरे धीरे सीखें। आगे आते हैं सादृश्यता का नियम। इसका कीवर्ड ही है सादृश्यता। सादृश्यता का मतलब क्या होता है? अगर इसको दो भाग में, सादृश्यता मतलब जैसा हमने देखा। यानी इस नियम का संबंध किससे है? देखने से है। तो देखने से भी क्या सीखना हो सकता है क्या? एकदम हो सकता है। अगर आप घर पे हैं और घर पे आप कोई काम कर रहे हैं, आपका भाई भी आपके साथ है, वो भी कुछ काम कर रहा है, और उस काम की प्रक्रिया में आपके पिताजी आते हैं और आपके बड़े भाई को या छोटे भाई को अगर डांटते हैं या एक आध झापड़ भी लगा देते हैं और आप उसको देख रहे होते हैं, तो अगला प्रयास आपका क्या होगा? कि आप भी उस व्यवहार की पुनरावृत्ति कभी करेंगे पिता के सामने? नहीं करेंगे। तो यानी कि आप केवल करके ही नहीं सीख रहे हैं, आप देख कर भी सीखते हैं। आपके पास एक मेमोरी यूनिट है जिसमें आप पूर्व के ज्ञानों को संग्रहित करते रहते हैं और वो भी आपके व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं। तो व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं तो मतलब अधिगम हुआ। सादृश्यता के नियम का सीधा संबंध किस चीज से है? तो हम कह सकते हैं पूर्व ज्ञान से। तो ये नियम क्या कहेगा? सादृश्यता का नियम क्या कहेगा? कि व्यक्ति क्या कर सकता है? अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर भी अपने व्यवहार में क्या कर लाता है? परिवर्तन लाता है। ठीक। तीसरे बिंदु पर आते हैं, आंशिक क्रिया का नियम। इसमें एक ही कीवर्ड है, आंशिक। आंशिक मतलब अंश। अच्छा, अगर अंश है तो पूर्ण भी होगा। तो अंश मतलब क्या होता है? अंश मतलब ये होता है किसी चीज का छोटा सा भाग। तो इस टर्म को हम समझने के लिए उस प्रयोग पर चलते हैं जो थांडाइक ने बिल्ली पर किया था। उन्होंने क्या किया था? बिल्ली के सामने मछली रखा, लेकिन उसको पिंजरे में बंद करने के बाद अब वो भूखी बिल्ली जब पिंजरे के बाहर रखे मछली को देखती है तो लगातार उछल कूद करना शुरू कर देती है। कुछ ढेर सारे प्रयास करती है, अप्रॉक्सीमेटली मान लेते हैं 20 प्रयास उसने किया। तो इन 20 प्रयासों में जो 20वां प्रयास था, वही प्रयास कौन सा था? वो खटका दबाने वाला प्रयास था। वो बाहर आती है और तो अगर हम आपसे पूछें कि बताइए उस बिल्ली ने बाहर आने से पहले कुल कितने प्रयास किए, तो आप कहेंगे सर 20 प्रयास किए। ठीक है। तो थांडाइक ने जब उसको फिर से अंदर बंद किया तो क्या उस बिल्ली ने फिर से 20 प्रयास किए होंगे? नहीं। हमने आपको समझाया था ना कि वो कुछ क्षेत्रों को समझ जाती है कि इधर कूदने से कोई फायदा नहीं है। तो अब उसने अगर उधर कूदना बंद किया तो निश्चय ही उसके प्रयासों में या उसके उछल कूद में कमी आई होगी। तो पक्का वो 20 तो नहीं रहे होंगे ना। तो जो पहले 20 थे वो अब घट के कितने हो गए हैं? कुछ भी मान सकते हैं। मान लीजिए पहले 20 थे, मान लीजिए कि अब 15 प्रयास। तो पूर्ण प्रयास कितने थे? पहली बार में 20, अभी उसने 15 प्रयास किए। तो अंश को पकड़ा उसने, लगातार पूर्ण से अंश की तरफ बढ़ रही है। फिर जब दूसरी बार फिर से उसे अंदर किया गया होगा तो क्या किया उसने और क्षेत्र को पहचाना होगा और त्रुटियों को कम किया होगा, तो और भी गलत व्यवहार उसने करना बंद कर दिया। तो मान लो उसने 7 व्यवहार किए। इससे करते करते वो एक दिन कहाँ आके रुकी होगी? एक व्यवहार पर। तो अब देखिए 20 से 15, 15 से 7 और 7 से फिर 1, ये लगातार कहाँ जा रही है? वो पूर्ण से अंश की तरफ बढ़ रही है। तो पूर्ण से अंश की तरफ बढ़ने की प्रक्रिया में वो क्या कर रही है? चयन कर रही है। किसके किसके बीच चयन कर रही है? यानी पक्का है तो 20 के बाद अगर 15 की है तो 5 प्रयास को उसने बाहर निकाला है। तो किन 5 प्रयासों को उसने बाहर निकाला हुआ बिल्ली ने? जिसने अच्छे परिणाम दिए थे कि जिसने बुरे परिणाम दिए थे? निश्चय ही बुरे परिणाम जो उसने दिए थे। यानी कि उसने सिलेक्शन किया कि हमारे लिए क्या बेहतर है और क्या बेहतर नहीं है। तो उसने इसके आधार पर क्या किया? उसने इसके आधार पर बुरे परिणाम देने वाले व्यवहारों को छोड़ना शुरू कर दिया।
तो आंशिक क्रिया का नियम हम किधर से किधर की तरफ बढ़ते हैं, पूर्ण से अंश की तरफ बढ़ते हैं। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज है चयन करना। किसका चयन करना, व्यवहारों का चयन करना। किसके आधार पर, संगत और असंगत के आधार पर। यानी कि व्यवहार दो प्रकार के हो गए, संगत व्यवहार और असंगत व्यवहार। संगत व्यवहार क्या होता है, संगत व्यवहार वो होता है जो अच्छे परिणाम देते हैं, और असंगत व्यवहार क्या होता है जो अच्छे परिणाम नहीं देते हैं। तो वास्तव में इस नियम के अनुसार क्या है, इस नियम का संबंध ही क्या है, चयन से संबंधित है। इस नियम के अनुसार व्यक्ति क्या करता है, सीखने की प्रक्रिया में संगत और असंगत व्यवहारों के मध्य विभेद करते हुए केवल सुसंगत व्यवहारों के प्रति ही व्यवहार करता है। यानी कि आंशिक क्रिया के नियम का संबंध किससे है, चयन से। तो अगर एक लाइन में कहना चाहें तो इस नियम का की प्रकृति क्या हो गई, चयनात्मक हो गई। वो चयन करता है किसके किसके बीच, तो संगत और असंगत के बीच। यानी इसका संबंध किससे हो गया, संगत व्यवहार, संगत और असंगत में चयन करता है। और ये चयन करते करते एक दिन कहां पहुंच जाता है, एक व्यवहार तक पहुंच जाता है। वो लगातार चयन करता है किसके किसके बीच में, संगत और असंगत में। इसी तरह क्या करता है, पूर्ण से अंश की तरफ की बढ़ने की प्रक्रिया में क्या अप्लाई करता है वो, तो चयन अप्लाई करता है। किसके किसके बीच चयन करता है, संगत व्यवहार और असंगत व्यवहार के बीच में। तो आंशिक क्रिया के नियम की प्रकृति क्या हो गई, चयनात्मक। किसके किसके बीच चयन, संगत व्यवहार और असंगत के व्यवहार के बीच में चयन। अगला टॉपिक है मनोवृत्ति का नियम। मनोवृत्ति एकदम एज इट इज तत्परता के नियम से मिलता जुलता है कि जिस व्यक्ति की सीखने में मनोवृत्ति, रुचि या कुछ पाई जाती है तो वो सीखना क्या होता है, प्रभावशाली होता है। तो ये तो तत्परता की जैसा एकदम ही है, तो इसका एज इट इज वैसा ही समझ लीजिए। अंतिम नियम इनका जो है गौड़ नियम, उसका नाम क्या है, सहचर्यात्मक रूपांतरण का नियम। नाम थोड़ा सा बड़ा है और इन सभी पांचों में सबसे इंपॉर्टेंट नियम यही है, सहचर्यात्मक रूपांतरण का नियम। अगर आप देखेंगे तो इसमें दो कीवर्ड्स दिख रहे हैं, एक तो साहचर्य और दूसरा रूपांतरण। तो समझने के लिए ऐसे ही, साहचर्य का मतलब होता है संबंध, और रूपांतरण का मतलब क्या होता है, परिवर्तन। यानी कि यहां पे क्या होने वाला है, यहां पर किसी संबंध में परिवर्तन लाना है। अब इसे समझने के लिए हम थॉर्नडाइक के एक प्रयोग का जिक्र करेंगे, जिसमें थॉर्नडाइक ने उसी बिल्ली को, जिसको पिंजरे में बंद किया था और खाना बाहर रख दिया था, बहुत परेशान किया था, तो बिल्ली क्या हुई थी, बहुत रुष्ट हो गई थी उनसे। तो जब उन्होंने उस बिल्ली को बाहर निकाला और बुलाने का प्रयास किया, उन्होंने कहा बाहर जब रूठी बिल्ली है तो बुलाएंगे, आएगी नहीं आएगी। तो उन्होंने अपने बिल्ली को बुलाया, बार बार बुलाया, वो नहीं उठ रही थी। उसने कहा स्टैंड अप, बिल्ली नहीं उठी। अरे गुस्सा है तो उठेगी थोड़ी। तो फिर उन्होंने क्या किया, उस बिल्ली को लालच दिया। उसने कहा कि स्टैंड अप, नहीं खड़ी हुई। तो उन्होंने क्या, अपनी जेब से एक मक्खन लगी रोटी को दिखाया, उसको ब्रेड दिखाया, बिल्ली क्या तुरंत उठ गई और आगे उसने ब्रेड को ले लिया। तो इसका मतलब ये नहीं कि उसे गुस्सा शांत हो गया, वो ब्रेड देखकर आई थी, स्टैंड अप कहने से नहीं आ गई थी। तो इस प्रक्रिया को अगली बार फिर से उन्होंने कहा, सोचा कि अच्छा लगता है, मान गई बिल्ली। थॉर्नडाइक को लगा कि बिल्ली मान गई है ब्रेड खाकर। फिर उसने कहा कि स्टैंड अप, बिल्ली फिर नहीं उठी। तो समझ गए कि मानी नहीं है। तो फिर उसने कहा कि फिर से वही मक्खन लगा ब्रेड दिखाया, फिर से बिल्ली आई और ले ली। ये प्रक्रिया उन्होंने कई बार दोहराया। अच्छा, इसका मतलब ये तो है कि बिल्ली थॉर्नडाइक से रूठी थी, लेकिन अभी भी उसका एक संबंध था, सॉफ्ट कॉर्नर था, किसके प्रति, उस ब्रेड के प्रति, इस पे मक्खन लगा हुआ था, क्योंकि उसका प्रिय था। यानी कि मक्खन लगे ब्रेड को देखकर बिल्ली उठ जा रही थी, मतलब इन दोनों के बीच में एक संबंध था, जिसके कारण आती बिल्ली और मक्खन वाले ब्रेड को लेकर खा लेती थी। लेकिन धीरे धीरे देखा गया कि जो संबंध उस ब्रेड का उस बिल्ली के साथ था, वो धीरे धीरे ट्रांसफर होने लगा। किसमें, तो आपको ध्यान होगा कि वो क्या कहते थे थॉर्नडाइक, स्टैंड अप। तो स्टैंड अप भी एक उद्दीपक है जिससे बिल्ली सुनती थी, लेकिन सुनने के बाद भौहें टाल लेके अपने सर को हिला के उठती नहीं थी, लेकिन क्योंकि गुस्सा थी। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने क्या काम किया कि उस स्टैंड अप के साथ ही उस ब्रेड को प्रस्तुत करने लगे बार बार। वो तो दो उद्दीपक उसके सामने आए, उस बिल्ली के सामने, एक स्टैंड अप शब्द के रूप में और एक वो ब्रेड एक वस्तु के रूप में। तो संबंध किसके किसके बीच था, उस ब्रेड का उस बिल्ली के साथ। बिल्ली उस ब्रेड को देखती और उठ के चली जाती।
लेकिन जब हम बार बार इस प्रयोग को थांडाइक ने किया तो उन्होंने देखा एक दिन ऐसा आया कि स्टैंड अप बोला उन्होंने और बिल्ली उठ के चली आई। अभी उन्होंने ब्रेड दिखाया भी नहीं था। तो यानी कि जो संबंध पहले से बने हुए थे ब्रेड के साथ उस बिल्ली का, अब वो संबंध क्या हो गए, रूपांतरित हो गए। अब वो संबंध किसके किसके बीच में हो गया, बिल्ली और स्टैंड अप के बीच में हो गया। तो यहां पे क्या हो गया, संबंधों का रूपांतरण हो गया। तो वही ये नियम है सहचर्यात्मक रूपांतरण का नियम। इस नियम को हम घर पे भी देख सकते हैं कि आप अपने छोटे भाई से या परिवार में जो सबसे छोटे होते हैं बच्चे, कभी किसी को सुनते नहीं है, तो उनसे अगर कभी कहिए कि बेटा मेरा मोबाइल वहाँ छूट गया लेते आइए, तो वो क्या कहेंगे, नहीं नहीं हमको चार्जिंग से निकालना नहीं आता है या हमको लाना नहीं आता है हम आपके मोबाइल को पहचानते नहीं। लेकिन जब उनको लालच दे दीजिए कि नहीं नहीं चल लाओ तुमको 2 चॉकलेट देंगे, 1 5 स्टार देंगे, तो क्या करते हैं, तुरंत जाते हैं और वो पहचान भी लेते हैं कि आपकी मोबाइल कौन सी है। तो पहले नहीं गए लेकिन बाद में चले गए। तो सेम वही, बस इसी को ध्यान में रखते हुए इस नियम को जरा सुनिए और देखिए क्या आपको समझ में आता है। तो सहचर्यात्मक रूपांतरण के नियम के अनुसार क्या हो कहा थॉर्नडाइक ने, उन्होंने कहा कि किसी भी संवेदनशील परिस्थिति, संवेदनशील परिस्थिति मतलब जैसे वो ब्रेड दिखाना, जैसे वो चॉकलेट की लालच देना, किसी भी संवेदनशील परिस्थिति के अधीन किसी व्यक्ति से या जीव से वह कोई भी अनुक्रिया कराई जा सकती है जिसे करने में वह समर्थ होता है। यही क्या है, यही सहचर्यात्मक रूपांतरण का नियम है। इसे हम लिख देते हैं, काफी इंपॉर्टेंट नियम है ये। हमने क्या कहा, किसी भी संवेदनशील परिस्थिति के अधीन व्यक्ति या जीव से वह कोई भी अनुक्रिया कराई जा सकती है, वह कोई भी अनुक्रिया कराई जा सकती है जिसे करने में वह समर्थ होता है। समर्थ होता है, हाँ, जिसे करने में समर्थ नहीं होगा उसे थोड़ी कर पाएगा। तो यहां पे देखिए एक एक शब्द को पढ़िए, किसी भी संवेदनशील परिस्थिति के अधीन। तो उस बिल्ली के लिए परिस्थिति क्या थी, ब्रेड जिस पे मक्खन लगा हुआ था, के अधीन व्यक्ति से या जीव से वह कोई भी अनुक्रिया कराई जा सकती है जिसे करने में वह समर्थ होता है। तो ये नियम यही कहता है कि किसी भी संवेदनशील परिस्थिति के अधीन हम जीव से या व्यक्ति से वह कोई भी अनुक्रिया करा सकते हैं जिसे करने में वह समर्थ होता है। और समझने के लिए हमने आपको जो पहला उदाहरण दिया था बिल्ली वाला, उसको मन में बैठाया रहिएगा कि इसमें क्या रहा, संबंध रूपांतरित हो रहे हैं कहीं ना कहीं। जैसे उस ब्रेड से जो संबंध था बिल्ली का वो स्टैंड अप में चला गया। तो ये जो हम आपको जब समझा रहे हैं तो आपके मन में एक प्रयोग दिख रहा होगा कि ऐसा ही कुछ तो पावलोव वाले प्रयोग में देखने को मिला था। एग्जैक्टली ये जो नियम जो थॉर्नडाइक ने यहाँ दिया हुआ है सहचर्यात्मक रूपांतरण का नियम, इसी नियम के आधार पर आगे चलकर इसी नियम ने क्या हुआ, अनेक अनुबंधन सिद्धांतों को जन्म दिया है, जिसके बारे में हम अपने अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो आज तक का यही, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा है, फिर से हम उसको एक बार आप लोगों के सामने रिव्यू करा दें पूरा शुरू से। हमने पढ़ा थॉर्नडाइक का सिद्धांत, जिसका नाम क्या था, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। उस उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत को और किन किन नामों से जानते हैं, तो संबंधवाद का सिद्धांत, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, एसआर बॉन्ड थ्योरी, बंधन सिद्धांत। उसमें कितने गौड़ नियम थे, 5 गौड़ नियम थे, और कितने मुख्य नियम थे, 3 मुख्य नियम थे। अच्छा, मुख्य नियमों में कौन कौन से नियम थे, तो तत्परता, अभ्यास और प्रभाव। किसमें संशोधन नहीं करना पड़ा, तत्परता में, और दोनों में करना पड़ा। कब करना पड़ा, तो अभ्यास के नियम में और प्रभाव के नियम में। कब करना पड़ा, तो 1930 के बाद। ठीक, उसके बाद गौड़ नियम। गौड़ नियम कितने थे, 5, बहुन क्रिया, सादृश्यता, आंशिक क्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम और सहचर्यात्मक रूपांतरण का नियम। यहां तक में भी 2 तथ्य ऐसे हैं जो आपको पढ़ाने से छूट गए हैं, हम उस पर आपका ध्यान आकर्षित, उससे भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिए जाते हैं।
ठीक है। तो उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत में हमने मुख्य नियमों का जिक्र किया था, तत्परता, अभ्यास और प्रभाव। इसमें कोई संशोधन नहीं हुआ, इन दोनों में ही संशोधन हुआ। कब हुआ भैया? 1930 के बाद। तो याद रहेगा, अभ्यास के नियम में संशोधन हुआ और प्रभाव के। यहां एक चीज हम पीछे आपको बताना भूल गए कि प्रभाव के नियम में जो संशोधन हुआ था वो क्या हुआ था, पता ही है क्या हुआ था? कि कष्टप्रद परिस्थितियों में अधिगम अस्थायी हो, यह आवश्यक नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा था। तो यहां पे एक चीज आपको हमने बताना भूल गया कि प्रभाव के नियम में जो संशोधन हुआ, फिर उसका एक नाम पड़ गया। संशोधन के बाद इस नियम को जाना जाने लगा किस नाम से? प्रभाव नियम के संक्षेपण। इसको हम किस नाम से जानते हैं? प्रभाव नियम का संक्षेपण का नियम। तो प्रभाव के नियम का संक्षेपण, ये आप याद रखिएगा, संक्षेपण पूछ सकता है कभी कभी कि प्रभाव के नियम का संक्षेपक नियम किसने दिया है, तो आपको क्या याद करना है? थॉर्नडाइक को याद करना है। ठीक, तो यहां तक आज थॉर्नडाइक को हमने समझा और आशा है कि आपको समझ में आया होगा। अगर कोई समस्या हो तो आप निश्चित रूप से हमें कमेंट करिए, और अगर आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।